नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक मौर्य और आप हैं आपके अपने चैनल अभी की पाठशाला पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं आरओ-एआरओ का जो घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट है, उसको आज हम कवर करने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि आरओ-एआरओ की जो डेट्स है एग्ज़ाम की वो नज़दीक आ रही हैं, तो हम आज से प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं और आज हम जो जीएस के 140 क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करने वाले हैं। इसमें अगर मैथ्स और रीज़निंग को छोड़ दें तो बाकी जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे जीएस से उनको हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है? तो शुरू करते हैं आज का ये सेट, ठीक है? पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, आपको ये बताना है, ठीक है? बताइए। थोड़ा-सा और ज़ूम कर देते हैं, अब दिख रहा होगा साफ। बताइए अब। कह रहा है कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। भारतीय मानक समय की जो याम्योत्तर रेखा तथा कर्क रेखा दोनों मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से गुजरती हैं। कर्क रेखा 8 राज्यों से तथा मानक समय की याम्योत्तर रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। और फिर कह रहा है भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में नहीं है। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि जो भारत है वो पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और जो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करें वो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है और ये उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में प्रसारित है, ठीक, जो कि यहाँ पे कह रहा नहीं है तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जाफरान जो देसी केसर की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? जाफरान कौन सी मिट्टी में पैदा होता है, ये बताना है आपको। कह रहा करेवा, रेगुर मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या कछारी मिट्टी। तो जो जाफरान है वो करेवा मिट्टी में होता है, ठीक है, और ये कश्मीर के क्षेत्र में पाई जाती है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मिलेट्स श्री अन्न के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित उत्कृष्टता केंद्रों में से कौन सा सही है, आपको बताना है। जो भारत सरकार ने मिलेट्स के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाए थे उनमें से कौन सा सही है। बाजार हेतु कह रहा है कि चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। ज्वार हेतु भारतीय मिलेट संस्थान हैदराबाद। अन्य छोटे मिलेट्स हेतु कृषि विश्वविद्यालय बेंगलुरु या फिर उपर्युक्त तीनों। सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? उपर्युक्त तीनों, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। कह रहा अदरक जो है वो प्रकंद है, अलसी रबी की फसल है, गेहूं फलेरिस माइनर, चना नीलम। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए। सही जवाब हो जाएगा जो चना है उसकी जो प्रजाति दी गई है नीलम, वो गलत दिया है। जो नीलम है वो किसकी प्रजाति है? वो अलसी की प्रजाति, इसीलिए यहाँ पे सुमेलित नहीं पूछा था, तो सही जवाब हो जाएगा चना, जो कि गलत दिया है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है तुराम डी दोमाई साइट गोगी किस लिए प्रसिद्ध है, आपको ये बताना है। मैंगनीज के लिए, लिग्नाइट के लिए, यूरेनियम के लिए या फिर निकल के लिए। बताइए किस लिए फेमस है। तो जो तुराई पूर्वी सिंहभूम यानी कि झारखंड जिले में स्थित है, ठीक है, और जो दोमाई साइट दिया गया है ये आपका मेघालय में पड़ेगा। क्लियर है? और जो गोगी दिया है, गोगी कहाँ पर है? कर्नाटक। और ये तीनों क्षेत्र किसके लिए फेमस है? ये तीनों ही क्षेत्र यूरेनियम के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है?
यूरेनियम के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कह रहा है जो भारतीय जल प्रबंधन संस्थान है भुवनेश्वर में है, राष्ट्रीय कृषि कीट संस्थान ब्यूरो अजमेर में है, और राष्ट्रीय सुकर अनुसंधान जो केंद्र है वो गुवाहाटी, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र कह रहा हैदराबाद में है। सही जवाब क्या होगा इसका बताइए। सुमेलित नहीं पूछा है वो बताना है आपको। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कह रहा राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन जो ब्यूरो है वो अजमेर में है, जो कि गलत है। ये कहाँ पर मिलेगा आपको, ये मिलेगा हमको बेंगलुरु में। कहाँ पे मिलेगा, बेंगलुरु में। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है शांति सागर किस ग्रह पर, उपग्रह पर है। बताना है आपको शांति सागर हमें कहाँ पर मिलेगा, मंगल ग्रह पे, चंद्रमा पे, बृहस्पति पे या फिर शुक्र पे। बताइए शांति का सागर कहाँ है। तो शांति का सागर कहाँ है ये पड़ेगा आपको, मिलेगा आपको चंद्रमा पे। कहाँ मिलेगा, चंद्रमा पे मिलेगा। ठीक है, और अगर साइलेंट वैली की बात करें तो वो कहाँ मिलेगी, वो केरल में मिलेगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। लायर घाटी कह रहा फ्रांस में है। ठीक है, चितवन घाटी नेपाल में है, सेक्रेड घाटी इंडोनेशिया में है, और वोल्गन घाटी ऑस्ट्रेलिया में है। आपको बताना है कौन सा इसमें गलत है, सही नहीं है। तो जो ये सेक्रेड घाटी दे रखा है कहाँ पर, इंडोनेशिया में, यही आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि जो सेक्रेड घाटी है वो कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है पेरू में। कहाँ पाई जाती है सेक्रेड घाटी, ये पाई जाती है पेरू में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित जो सागर दिए गए हैं उनको पूर्व से पश्चिम का सही क्रम आपको बताना है। बताइए सही क्रम क्या हो जाएगा। पूर्व से पश्चिम आपको बताना है। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, पहले आएगा अरल सागर। ठीक है, क्या आएगा, अरल सागर आएगा, फिर कैस्पियन सागर आएगा, फिर काला सागर आएगा, और फिर लास्ट में क्या आएगा, भूमध्य सागर आएगा। ठीक है, क्या आएगा, भूमध्य सागर। सही ऑप्शन ये हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला कह रहा है रोगुन तथा नुरेक बांध स्थित हैं। कहाँ पर आपको रोगुन तथा नुरेक जो बांध हैं वो मिलेंगे। ये कहाँ पर मिलेंगे आपको, ये मिलेंगे आपको तजाकिस्तान में। कहाँ पर मिलेंगे, तजाकिस्तान में। ठीक है, और जो रोगुन है, रोगुन को विश्व का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है। ठीक है, सबसे ऊंचा जो बांध माना जाता है वो रोगुन को ही माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। चल्याम्बिस्क दिया है धातु और सैन्य मशीनरी उद्योग के लिए, ग्लासगो दिया है पोत निर्माण उद्योग के लिए, ओसाका दिया है कांच निर्माण उद्योग के लिए, और नागोया दिया है सूती वस्त्र तथा ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो हम सभी को पता है जो ओसाका है, ओसाका किसके लिए फेमस है, ओसाका फेमस है सूती वस्त्र उत्पादन के लिए। ठीक है, जो ओसाका है वो किसके लिए फेमस है, सूती वस्त्र उत्पादन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है कांच निर्माण, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय एग्जिम बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय एग्जिम बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में, अहमदाबाद में, कहाँ पर है। ये कहाँ पर मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको मुंबई में। ठीक है, कहाँ मिलेगा, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के वर्ष 2023-24 के बजट का आकार कितना है।
बताइए कितना आकार है। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? 45,03,097 करोड़। ठीक है, क्या हो जाएगा? 45,03,097 करोड़। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आपको बताना है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। केंद्रीय वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, आरबीआई का गवर्नर, क्रमवार रूप में राज्यों के वित्त मंत्री। तो हम सभी को पता है जो जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। ठीक है, कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। और केंद्रीय वित्त मंत्री इस समय कौन है? आप कमेंट करके बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने से क्या प्रभाव पड़ेगा? जो रिजर्व बैंक है, आरबीआई है, वो अगर बैंक दर कम कर दे तो इनमें से क्या प्रभाव पड़ेगा? बाजार में अधिक तरलता होगी, बाजार में कम तरलता होगी, बाजार में तरलता में कोई बदलाव नहीं होगा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? तो बैंक दर होती क्या है? बैंक दर वो होती जिस पर जो रिजर्व बैंक है विनिमय पत्र या फिर वाणिज्यिक पत्र खरीदता है, या फिर उसका जो पुनर्भुनाई है वो करता है। ठीक है, और जो रिजर्व बैंक है इसके द्वारा जो बैंक दर को कम करने से बाजार में क्या हो जाएगा? अधिक तरलता आ जाएगी। क्या आएगी? अधिक तरलता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष कौन सा है? बताना है वर्तमान में आधार वर्ष कौन है? 2006-07, 2011-12, 2015-16 या फिर 2020-21। तो जो भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल जो घरेलू उत्पाद है इसके प्राकलन के लिए वर्तमान में जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ है उसके द्वारा 2011-12 को आधार वर्ष माना गया है। किसको माना गया है? आधार वर्ष 11-12 को माना गया। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो पीएम सॉरी कह रहा है कि जो कौन सा युग में इसमें से सुमेलित नहीं है? पीएम जन आरोग्य योजना कह रहा है 2018 में प्रारंभ हुई, समेकित बाल विकास सेवाएं 1975 में प्रारंभ हुई, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है वो 2007 में प्रारंभ हुई। बताइए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो पीएम जन आरोग्य अभियान है वो 2018 में शुरू हुआ, सही है। समेकित बाल विकास जो सेवाएं हैं वो 1975 में शुरू हुई थी। जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनआरएचएम की शुरुआत है वो 2005 से हुई थी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यहाँ कह रहा है कि 2007 से, जबकि इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को। कब शुरुआत हुई थी? 9 मई 2015 को। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई? 9 मई 2015 को। ठीक है, करेक्ट कर लेंगे इसको। 9 मई 2015। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहा भारत में मानव जीवाश्म का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिलता है। नर्मदा घाटी में अवस्थित जो हथनौरा नामक पूरा स्थल है उसमें क्या मानव जीवाश्म का प्रथम साक्ष्य मिलता है। अगला कह रहा है ऋग्वैदिक काल की द्रस्वती नदी का आधुनिक नाम गंडक है, या फिर ऋग्वेद के मंडल के जो रचयिता हैं मधुछामदा तथा मेघातिथि थे। कौन था? कौन इसमें से सही नहीं है? आपको ये बताना है। बताइए कौन सा सही नहीं है?
तो जो ऋग्वैदिक काल की द्रष्टद्वती नदी का जो आधुनिक नाम है वो क्या है? घग्गर है। ठीक है, क्या नाम है? घग्गर नाम है। जो कि इसमें दे रखा है गंडक है, यही हमारा जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि गंडक नदी को ऋग्वैदिक काल में क्या कहते थे? सदा नीरा कहते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है जैन तीर्थकरों में से किसका निर्वाण स्थल जो है वो चंपापुरी था? चंपापुरी किसका निर्वाण स्थल है आपको बताना है। नेमिनाथ, ऋषभनाथ, वासुपूज, महावीर स्वामी। ये किसका था? तो ये था जो जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे, वासुपूज। उन्हीं का जन्म स्थान तथा निर्वाण स्थान दोनों है। ठीक है, और ये कहाँ पर है चंपापुरी? ये है बिहार में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सही जवाब? वासुपूज्य। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के किस अभिलेख की जो लिपि है वो खरोष्ठी है? सहबाजगढ़ी कालसी, या फिर मानसेहरा धौली, गिरनार सहबाजगढ़ी, सहबाजगढ़ी मानसेहरा। इसकी लिपि खरोष्ठी है, आपको बताना है। देखिए, जो अशोक के अधिकांश जो अभिलेख मिलते हैं वो या तो प्राकृत में मिलते हैं या फिर लिपि ब्राह्मी में। लेकिन जो सहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि है वो ब्राह्मी ना होकर किसमें है? आपकी खरोष्ठी में है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सहबाजगढ़ी और मानसेहरा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित दशावतार मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? गुप्तकालीन यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर के द्वार पर गंगा और यमुना देवियों की नक्काशी की गई है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा? जल्दी बताइए। तो ये जो दिया गया है कि गुप्तकालीन यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, एकदम राइट है। और इस मंदिर के द्वार पर गंगा और यमुना देवियों की नक्काशी भी की गई है, यानी कि दोनों हमारे यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, और बताना इनमें से कौन सा कूट सही होगा। बताइए, कह रहा हम्पी के जो विट्ठल मंदिर का निर्माण है वो कृष्णदेव राय ने करवाया था। ठीक है, इनके समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस विजयनगर आया था। फिर कह रहा स्वरचित जो संभव है तथा आमुक्त माल्यदा कृष्णदेव राय की रचनाएं हैं। बताइए कौन सा इसमें सही है? सही जवाब क्या हो जाएगा? जो स्वरचित संभव तथा मनुचरित्र है, मनुचरित के रचनाकार अलसानी पेडुना थे। ठीक है, जो स्वरचित संभव दे रखा है यहाँ पर। आमुक्त माल्यदा तो कृष्णदेव राय की है। ठीक है, लेकिन जो स्वरचित संभव है ये किसकी रचना है? ये रचना है किसकी? जो अलसानी पेडुना थे उनकी रचना है। तो यहाँ पर जो थ्री है वो गलत हो जाएगा आपका। हम्पी के विट्ठल मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था, बिल्कुल सही बात है। इनके समय पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस विजयनगर आया था, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम राइट हो जाएगा, एक और दो। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। कह रहा अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। डॉल्फिन, फतेहपुर सीकरी और आगरा आने वाले प्रथम अंग्रेज व्यापारी थे। मजहर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान आदिल या फिर इमाम आदिल की जो उपाधि धारण की। और थॉमस रो था जो वो जहांगीर से फतेहपुर फतेहपुर सीकरी पहली बार मिला। आपको सही नहीं है बताना है। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कह रहा है थॉमस रो जहांगीर से फतेहपुर सीकरी में पहली बार मिला। ठीक है, क्या कह रहा है? फतेहपुर सीकरी में पहली बार मिला, जबकि कहाँ पर मिला था?
ये मिला था जो थॉमस रोग, जो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत थे, ठीक, इनसे मिला था आपको अजमेर में। कहाँ पर मिला था? अजमेर में मिला था। फतेहपुर सीकरी ना होकर अजमेर होगा यहाँ पर। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसकी हत्या बैरम खान की थी? बताइए इसमें से किसकी हत्या बैरम खान ने की थी? राणा सांगा, हेमू, अधम खां, आतंक खां। तो जो हेमू थे, जिन्हें हेमचंद विक्रमादित्य भी बोला जाता है, ठीक है, और इन्हें भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य भी कहा जाता है, इन्हीं की हत्या की थी बैरम खान ने, ठीक है। और जो अधम खां इसमें दे रखा है, जो अधम खां दे रखा है, इनकी हत्या अकबर ने किया था, ठीक है। जो अधम खां है माहम अनंगा का जो पुत्र था, ठीक है। तो यहाँ सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा हेमू। क्लियर है? हेमू की हत्या है वो बैरम खान ने की थी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चौरी चौरा कह रहा है कि 1922 में। संथाल विद्रोह कह रहा है कि 1855-56। दक्कन किसान विद्रोह 1889 और वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806। कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। तो जो दक्कन किसान विद्रोह था वो जो है 1889 ना होकर कब हुआ था? ये हुआ था 1875 में। कब हुआ था? 1875 में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ गए हैं हम। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के संस्थापकों में से एक थे। कौन थे? एच एन कुंजरू, श्री राम वाजपेयी, रघुनाथ राव, नारायण मल्हार जोशी। कौन थे बताइए। जो भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना है वो आपकी हुई थी 1887 में। कब हुई थी? 1887 में हुई थी। और जो इसकी स्थापना है वो एम जी रानाडे और रघुनाथ राव द्वारा की गई थी, ठीक है। एम जी रानाडे और रघुनाथ राव द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश फिल्म नीति को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मंजूरी कब प्राप्त हुई? कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं वो आप लिखते रहिएगा, लास्ट में आप अपना आकलन कर लीजिएगा कि कितने क्वेश्चन हमने सही किए हैं। उसी हिसाब से आपको अपना स्कोर पता चल जाएगा और तैयारी भी कि कितनी तैयारी है हमारी आगामी एग्जाम के लिए। तो उत्तर प्रदेश फिल्म नीति को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब मंजूरी मिली? फरवरी 2023, फरवरी 2022, जून 2022 या फिर जून 2023 में? तो इसकी जो मंजूरी है वो मिली थी फरवरी 2023 में। कब मिली थी? फरवरी 2023 में। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए। एक तरफ उत्तर प्रदेश के नृत्य दिए हैं और एक तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र या फिर जिला दिया है। कार्तिक गीत नृत्य कह रहा बुंदेलखंड से, कर्मा नृत्य मिर्जापुर सोनभद्र, नटवरी जो नृत्य है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और जो राई नृत्य है वो जौनपुर दिया है। बताइए। तो ये क्या हो जाएगा? जो राई नृत्य है वो जौनपुर ना होके कहाँ से कहाँ के लोग करते हैं? तो ये बुंदेलखंड की महिलाएं करती हैं, ठीक है। तो राई नृत्य हमारा किससे संबंधित हो जाएगा? बुंदेलखंड से संबंधित हो जाएगा। क्लियर है? ये कृष्ण श्री कृष्ण से संबंधित है राई नृत्य। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है? सलाल परियोजना, माता टीला परियोजना, गंडक परियोजना या फिर टिहरी बांध? सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? गंडक परियोजना, ठीक है। गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को दो बार पार करती है? माही नदी, चंबल नदी, नर्मदा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आसान क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। तो जो माही नदी है वो कर्क रेखा को दो बार पार करती है।
और ये मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट हो जाएगा, माही नदी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। पश्चिमी घाट में अनाईउड़ी सबसे ऊंची चोटी है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी जो घाटियां हैं पुरानी रिफ्ट घाटियां मानी जाती हैं। आपको सही जवाब बताना है, क्या होगा। तो जो पश्चिमी घाट है इसकी जो ऊंचाई है वो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, ये कथन आपका जो है सही है। क्लियर है। और फिर कह रहा है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है केरल में स्थित चोटी जो है वो कौन है? अनाईमुड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका, एक मिनट, ये आपका इसमें पूछा है सही नहीं है। ठीक है, क्या पूछा है? सही नहीं है। तो यहाँ पर सही नहीं है। ये अपेक्षाकृत अधिक चौड़ी यहाँ पर दे रखा है कि पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी, क्योंकि जो उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है तो दक्षिण में ये अधिक ऊंचाई पर होगा पश्चिमी घाट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्वी भारत के जो पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है? बताइए। दिनारिक, मेडिटेरियन, मंगोलाइड या प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड? बताइए। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? मंगोलाइड। क्या हो जाएगा? मंगोलाइड हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दक्षिण भारत की जो गंडी कोटा घाटी है, इसको कैनियन भी बोला जाता है, निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है? बताइए। किस एक से निर्मित हुई है, आपको ये बताना है। कावेरी से, मंजीरा से, पेन्नार से या फिर तुंगभद्रा से? बताइए। तो जो दक्षिण भारत की जो गंडीकोटा घाटी है वो पेन्नार नदी से निर्मित हुई है। ठीक है, किससे निर्मित हुई है? पेन्नार नदी से निर्मित हुई है। पेन्नार नदी कहाँ पर? ये आंध्र प्रदेश में मिलेगी आपको। अगले क्वेश्चन पे कह रहा है कि समांतर फसल का एक उदाहरण है। समांतर फसल का आपको उदाहरण बताना है। कह रहा आलू प्लस धान, गेहूं प्लस सरसों, कपास प्लस गेहूं या ज्वार प्लस आलू। समांतर फसल होती क्या है? तो समांतर फसल के अंतर्गत दो भिन्न विकास प्रकृति वाली जो फसलें होती हैं वो शामिल होती हैं। इनके बीच शून्य प्रतियोगिता होती है, मतलब दोनों साथ साथ चलती है और दोनों की जो क्षमता होती है वो उनकी क्षमता के अनुसार उच्च उत्पादकता होती है। ठीक है, तो इसमें जो समांतर फसल है वो कौन सी है? गेहूं और सरसों। ठीक है, गेहूं और सरसों। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें या फिर किनमें शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं? कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन? बताइए। सही जवाब क्या होगा? बताइए। तो जो शैल गैस के संसाधन हैं वो आपको कैम्बे बेसिन में भी मिलेंगे, कावेरी बेसिन में भी मिलेंगे और कृष्णा गोदावरी बेसिन भी में भी मिलेंगे। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक दो तीन। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा है, नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियंस 2023 में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। ठीक। फिर बांग्लादेश के अरशद नदीम ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का जो आयोजन है वो हंगरी के राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था। और नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर दूर भाला फेंककर विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2023 में
स्वर्ण पदक जीता था। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत दिया है। तो गलत क्या दे रखा है इसमें, जो बांग्लादेश के अरशद नदीम हैं इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीते थे, यही गलत दे रखा था, क्योंकि जो अरशद नदीम थे वो कहाँ के खिलाड़ी थे, वो खिलाड़ी थे पाकिस्तान के। ठीक है, पाकिस्तान के खिलाड़ी थे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो 31वां वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम हुआ था उसके बारे में आपको बताना है। कह रहा है इसका आयोजन चीन में हुआ, भारत ने 11 स्वर्ण 5 रजत और 10 कांस्य पदक जीते। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। तो इसका आयोजन चीन में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। और भारत ने इसमें 11 स्वर्ण 5 रजत और 10 कांस्य पदक जीते थे। ठीक है, तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कूट का सही उत्तर से मिला के आपको जवाब देना है। एक तरफ ज्वालामुखी दे रखा है, एक तरफ उनसे रिलेटेड जो देश है वो दे रखा है। सही जवाब आपको बताना है क्या हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा। तो माउंट रेनर यानी कि माउंट रेनियर भी जिसको बोलते हैं, वो किससे संबंधित हो जाएगा, वो यूएसए में है आपका। ठीक है, कहाँ पर है, यूएसए में। माउंट एटना हम सभी को पता है ये कहाँ पर है, इटली में है। और जो माउंट पैरकुटिन है ये कहाँ पर पड़ेगा, ये पड़ेगा मैक्सिको में। ठीक है, और माउंट एपो आपका मिल जाएगा फिलीपींस में। ठीक है, तो पहले का चौथा हो जाएगा। ठीक है, पहले का चौथा हो जाएगा और फिर दूसरे का हो जाएगा पहला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो निम्न में से किन देशों के साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं, मतलब इजराइल किन देशों के साथ सीमा साझा करता है इनमें से। लेबनान, सीरिया, जार्डन व मिस्र। लेबनान, सीरिया, तुर्की व जार्डन। साइप्रस, तुर्की, जार्डन व मिस्र। तुर्की, सीरिया, इराक व यमन। आपको ये बताना किससे साझा करता है। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये किससे साझा करता है, लेबनान से, सीरिया से, जार्डन व मिस्र से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलें हैं, जो 5 जो झीलें हैं उनका सही क्रम बताना है आपको पूर्व से पश्चिम की ओर। बताइए क्या हो जाएगा। तो कहाँ से शुरुआत करेंगे, हम शुरुआत करेंगे ओंटेरियो से। ठीक है, पहले ओंटेरियो, फिर ईरी, फिर ह्यूरॉन, फिर मिशिगन और लास्ट में आपको पश्चिम में क्या मिल जाएगी आपको सुपीरियर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। ओंटेरियो, ईरी, ह्यूरॉन और मिशिगन और फिर सुपीरियर, आपको पूर्व से पश्चिम की ओर लगाना था इसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन मिलाना है आपको। कह रहा है कि मानसूनी जो वन है, आलू बुखारा दिया है, हम जैतून, मैच करना है आपको कौन सा किस में होगा। जो मानसूनी वन है वो जो कौन कौन से होते हैं, वो सागौन और साखू जैसे हो गया। ठीक है, अब बात करें विषुवत रेखीय वन की, तो ये कौन से हो जाएंगे, ये महोगनी और रोजवुड के हो जाएंगे। ठीक है, और बात करें भूमध्य सागरीय वन की, तो भूमध्य सागरीय वन है जो वो कहाँ पाए जाते हैं, वो आलू बुखारा हो गया और जैतून का हो गया।
आलू बुखारा एवं जैतून। कोड़धारी वन जो है वो कौन से हैं, वो हैं आपका चीड़ और फर। ठीक है, तो ए का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए का तीसरा, और ए का तीसरा एक में ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित जीवों पर विचार करना है और बताना है कि इनमें से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है। एगैरिकस दे रखा है, नॉस्टॉक दे रखा है, और स्पाइरो गायरा दे रखा है। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा, बताइए। जो नॉस्टॉक है वही इसमें से केवल हम प्रयुक्त करते हैं किस रूप में, जैव उर्वरक के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बताइए, जो 69वां फिल्म पुरस्कार हुआ था उसके बारे में क्या सही नहीं है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कह रहा का पुरस्कार है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को दिया। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन को दिया गया। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट तथा पल्लवी जोशी को संयुक्त रूप से दिया गया। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जो पंकज त्रिपाठी को दिया गया था। बताइए कहाँ पर गड़बड़ी है। तो यहाँ पर जो दे रखा है कि जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार है वो आलिया भट्ट और पल्लवी जोशी को दिया गया था। तो आलिया भट्ट को तो दिया दिया गया था, लेकिन जो पल्लवी जोशी हैं इनको नहीं दिया गया था। इनकी जगह किसको दिया गया था, तो इनकी जगह दिया गया था कृति सेनन को। किसको दिया गया था, जो कृति सेनन थी उनको दिया गया था। ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति। इसको एक बार पढ़ लीजिए, फिर इसके जो कूट हैं वो नीचे साइड दिए गए हैं, उसके बाद मैं इसको दिखाता हूँ। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा इसका। तो कूट की तरफ चलते हैं हम। कूट आपके दे रखे हैं सभी चारों, एक तथा दो, या फिर क्या हो जाएगा, दो तीन या एक दो तीन। तो बात करें हम, तो पर्यावरण जो संतुलन के संरक्षण से संबंधित है वो वन नीति भी है। ठीक, और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 भी है, औद्योगिक नीति भी है, और शिक्षा नीति भी है। ठीक, तो यहाँ पे उपर्युक्त क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी चारों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। बताइए घनत्व प्रवणता को कौन दर्शाता है, ये बताना है आपको। कह रहा है इकोक्लाइन, हेलोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन या फिर थर्मोक्लाइन। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, बताना है आपको। तो सही जवाब इसका हो जाएगा जो पिक्नोक्लाइन है वो घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। ठीक है, पिक्नोक्लाइन सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रेड डेटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, आपको ये बताना है। यूएस ईपीए के द्वारा, आईयूसीएन के द्वारा, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के द्वारा, या आईजीबीपी के द्वारा। इजी क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, ये क्या हो जाएगा, आईयूसीएन के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित की वजह से है। किसकी वजह से है जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस गैस की वजह से, ओजोन परत का अवक्षय की वजह से, प्रदूषण की वजह से, या फिर उपर्युक्त सभी। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। तो जो जलवायु परिवर्तन है उसका एक कारण ग्रीन हाउस गैस भी है, ओजोन परत का जो अवक्षय हो रहा है वो भी है, और बढ़ता प्रदूषण भी है। तो उपर्युक्त सभी यहाँ पर हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ब्लू कार्बन क्या है, आपको बताना है कि ब्लू कार्बन क्या है। महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा
प्रागृहित कार्बन, वन जैव मात्रा और कृषि मृदा में प्रच्छादित जो कार्बन है वो है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में अंतर्विष्ट कार्बन है, या वायुमंडल में विद्यमान कार्बन है। सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। ब्लू कार्बन किसको बोलते हैं? ब्लू कार्बन बोलते हैं जो महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा जो प्रागरहित कार्बन होता है उसको ब्लू कार्बन बोला जाता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? मतलब तीनों मिल जाएंगे आपको। उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिम बंगाल, दक्षिणी सौराष्ट्र या फिर अंडमान और निकोबार में। कहाँ पर ये तीनों तरह के वन आपको देखने को मिल जाएंगे, मैंग्रोव भी, सदापर्णी भी और पर्णपाती भी। तो ये जो तीनों तरह के वन हैं आपको मिल जाएंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी जो विकास बोर्ड है NAEB, उसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई? सही जवाब क्या होगा बताइए। 1987, 1992, 1995 या 1998? कब स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया 1992 में। कब स्थापित हुआ? 1992 में। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? बताइए, पाखुई जो वन्यजीव अभयारण्य है वो आपको कहाँ मिलेगा बताइए। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय या फिर नागालैंड में? ये आपको मिल जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा पाखुई वन्यजीव अभयारण्य। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नागोर्नो काराबाख क्षेत्र सितंबर अक्टूबर 2023 में चर्चित रहा है। यह क्षेत्र किन देशों के बीच विवादित था? बताइए, जो नारगोनो काराबाख क्षेत्र था वो सितंबर अक्टूबर 2023 में काफी चर्चा में रहा था। आपको बताना है ये क्यों विवादित था। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच ये विवाद था, जॉर्जिया अजरबैजान या तुर्की अजरबैजान या फिर आर्मेनिया और जॉर्जिया के बीच में, किसके बीच में था? तो ये किसके बीच में था? ये आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। ठीक है, किसके बीच में था? आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। शरणार्थी जो थे वो आर्मेनिया जो है पलायन कर रहे थे, इसी वजह से ये विवादों में आया था। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? स्पेन में, संयुक्त अरब अमीरात में, ब्राजील में और या फिर न्यूजीलैंड में? तो ये 2023 का करंट है, इसलिए काफ़ी पीछे हो गया है ये। तो जो COP28 है वो कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, कब हुआ था? सॉरी, कहाँ हुआ था? संयुक्त अरब अमीरात में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है? बताइए कितना होता है आकार? 7 माइक्रोन से अधिक, 6 माइक्रोन से अधिक, 5 माइक्रोन से अधिक या फिर 5 माइक्रोन से कम? तो जो श्वसनीय सूक्ष्म कण होते हैं ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, और ये श्वसन के दौरान फेफड़े में आराम से प्रवेश कर जाते हैं, और इनका जो आकार होता है वो 5 माइक्रोन से छोटा होता है, यानी कि लगभग 2.5 माइक्रोन के आसपास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? 5 माइक्रोन से कम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था? कब प्रारंभ किया गया था यमुना एक्शन प्लान? बताइए। तो ये कब प्रारंभ किया गया था? ये प्रारंभ किया गया था 1994 में। कब प्रारंभ किया गया? 1994 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चौखंडी स्तूप जहाँ पर गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से पहली बार मिले थे वो कहाँ स्थित है? वाराणसी में, कौशाम्बी में, श्रावस्ती में या फिर कुशीनगर में? बताइए कहाँ पर स्थित है चौखंडी स्तूप?
तो चौखंडी स्तूप हम सभी को पता है, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको वाराणसी में। ठीक है, कहाँ मिल जाएगा, वाराणसी में मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-2030 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहा राज्य में कुल प्रजनन दर को वर्ष 2026 तक 2.1% करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में कुल प्रजनन दर को वर्ष 2030 तक 1.9% करने का लक्ष्य रखा गया है। औसत जो जीवन प्रत्याशा को वर्ष 2030 तक 72 वर्ष करने का लक्ष्य है, या फिर मात्र मृत्यु दर को वर्ष 2030 तक 98 तक लाना है। कौन सा सही नहीं है आपको ये बताना है। बताइए क्या हो जाएगा सही जवाब। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ पे 72 वर्ष दिया है, वो 72 वर्ष ना होकर कितना होगा, 69 वर्ष होगा। ठीक है, 2030 तक कितना होगा, 69 वर्ष रखा गया है। ठीक है, लक्ष्य यहाँ 72 वर्ष नहीं रखा गया है। और अगर 2026 तक की बात करें तो वो 66 वर्ष था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त नहीं रहे हैं। इनमें से कौन उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त नहीं रहा है। न्यायमूर्ति मिर्जा मोहम्मद मुर्तजा हुसैन, न्यायमूर्ति राजेश्वर सिंह, न्यायमूर्ति सैयद रफत आलम, या फिर न्यायमूर्ति सुधीर चंद्र वर्मा। कौन नहीं रहा है आपको बताना है। तो ये कौन नहीं रहा है, ये जो न्यायमूर्ति सैयद रफत आलम हैं, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के न्यायमूर्ति नहीं रहे, सॉरी लोकायुक्त नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम राइट हो जाएगा। ये थे कौन, ये थे जो राज्य मानवाधिकार आयोग है इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, वर्तमान न्यायमूर्ति की बात करें तो वो कौन है, वो है संजय मिश्रा। कौन है, संजय मिश्रा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा मुद्दा है जिसका सतत विकास लक्ष्यों के तहत समाधान नहीं किया जाता है। बताइए कौन सा वो मुद्दा है जिसका समाधान नहीं किया जाता है। मानवाधिकार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पर्यावरणीय समर्थनीयता, या फिर शून्य भुखमरी। सतत विकास के अगर लक्ष्यों की बात करें तो ये कितने लक्ष्य हैं, 17 लक्ष्य हैं। और उसके जो उप लक्ष्य हैं अगर उनकी संख्या के बारे में बात करें तो वो कितने हैं, 169 हैं। ठीक है, कितने हैं, 169 हैं। क्लियर है। तो इनमें से आपको पूछा है कि किसका समाधान नहीं किया जा सकता है, तो बताइए किसका समाधान नहीं किया जा सकता है इसमें से। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा जो मानवाधिकार है इसका जो है समाधान नहीं किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है रामसर कन्वेंशन भारत जिसका हस्ताक्षर करता है किसके संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित है। आर्द्र भूमियों के, आनुवंशिक संसाधन के, खाने, या फिर वन भूमि। सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आर्द्र भूमि है, वेटलैंड्स हैं, उनके संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है बायोगैस में मुख्यतः होता है, क्या होता है बायोगैस में, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, मीथेन और एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, मीथेन और ऑक्सीजन। क्या होता है बताइए। तो इसमें क्या होता है, बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा प्रदूषक अपने हानिकारक प्रभाव के संबंध से सुमेलित नहीं है। बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जो आपका दे रखा है नाइट्रोजन यौगिक को कह रहा है क्लोरोसिस, यही आपका असुमेलित है। ठीक है, यही आपका असुमेलित है।
क्योंकि जो क्लोरोसिस होता है आमतौर पर तब होता है जब जो पत्तियों को अपनी ज़रूरत के लिए आवश्यक जो तत्व होते हैं वो क्या होता है, नहीं मिल पाते हैं क्लोरोफिल के संश्लेषण के जरिए जरिए ठीक है। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। एक मिनट, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं इसको। अब करिए आप लोग, एक तरफ अनुसंधान परिषद दे रखा है, एक तरफ स्थापना दे रखी है, ठीक है। बताइए क्या हो जाएगा सही जवाब। मैच करिए क्या हो जाएगा। जो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद है, इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुआ था, 1942 में हुआ था। कब हुआ था, 1942 में हुआ था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1929 में, ठीक है। कब हुई थी, वर्ष 1929 में हुई थी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1911 में, ठीक है। और बचा क्या, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना आपकी हुई थी वर्ष 1985 में। क्लियर है, तो इसको मैच कर लीजिए आप। ए का चौथा हो जाएगा, ए का चौथा सिर्फ एक में ही है, ठीक है। सॉरी, ए का चौथा नहीं है, ए का तीसरा है। एक मिनट, ए का तीसरा दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। बताइए कौन सा सही, एक तरफ जनसंख्या सिद्धांत दे रखा है, एक तरफ उसके जो सिद्धांतकार हैं वो दे रखे हैं। कह रहा है जो सामाजिक कोशिकीयता सिद्धांत है वो ड्यूमोंट का है, प्रजनन सिद्धांत स्पेंसर का है, आहार सिद्धांत हेनरी जॉर्ज का है, आर्थिक सिद्धांत आपका डेविड रिकार्डो का है। बताइए इसमें से कौन सा गलत यह है। जो आहार सिद्धांत इसमें दे रखा है, कह रहा है कि हेनरी जॉर्ज, यही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आहार सिद्धांत है वो थॉमस डबलडे ने दिया था। किसने दिया था, थॉमस डबलडे ने, ठीक है। नाम याद रखिएगा, डबलडे, थॉमस डबलडे। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समितियों आयोगों में से कौन मूल कर्तव्यों से संबंधित है। बताइए कौन सा मूल कर्तव्यों से संबंधित है इनमें से। न्यायमूर्ति वर्मा समिति, स्वर्ण सिंह समिति और सरकारिया आयोग। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा, जो न्यायमूर्ति वर्मा समिति है और स्वर्ण सिंह समिति। सरकारी आयोग की बात करें तो ये केंद्र राज्य सरकार जो संबंध थे उसके विषय में बनाई गई थी। तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एक और दो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। संविधान संशोधन दे रखे हैं और उनका विषय दे रखा है, आपको बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो जो 31वां संविधान संशोधन है, कह रहा है लोकसभा के सदस्यों की संख्या वृद्धि के लिए था, एकदम सही है। 52वां संविधान संशोधन कह रहा है दल बदल कानून से संबंधित है, एकदम सही बात है। 102वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए था, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन जो दे रखा है जो 79वां संविधान संशोधन है, ये दे रखा भारत बांग्लादेश के बीच समझौता, यही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो 79वां संविधान संशोधन है वो किस लिए हुआ था, ये हुआ था लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की बात कही गई थी, ठीक है। और बात करें अगर बांग्लादेश और भारत के बीच भू समझौते की, तो वो जो संविधान संशोधन था वो था। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यही गलत है।
अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 आपके इधर दे रखे हैं, बाकी 2 आपके इस साइड दे रखे हैं। बताइए, पहले आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, फिर इसका कूट हम उधर दिखाएँगे। कह रहा है यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का जो 45वां सत्र 25 सितंबर 2023 को रियाद, सऊदी अरब में संपन्न हुआ। फिर इस वर्ष समिति ने यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 42 नए स्थलों को चयनित किया और 5 स्थलों को विस्तार का मंजूरी दिया गया। इनमें से बताइए कौन सा सही है? बताइए। तो अगर बात करें जो यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का जो 45वां सत्र है 25 सितंबर 2023 को ही हुआ था और रियाद में भी संपन्न हुआ था, मतलब पहला तो एकदम राइट है। दूसरा कह रहा है कि इसमें क्या हुआ था, 42 नए स्थल चयनित किए गए थे और 5 स्थलों को विस्तार की मंजूरी दी गई। तो ये भी बात एकदम सही है, यानी कि दोनों आपके जो ऑप्शन हैं वो एकदम राइट हो जाएंगे। तो हमारा जो ऑप्शन अगर है यहाँ पे देखें अगर, तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, ठीक है, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, उसी से मिलता-जुलता क्वेश्चन कि वर्ष 2023 में यूनेस्को जो विश्व धरोहर समिति ने 42 नए स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया। वर्तमान में भारत के 42 स्थल विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। कौन सा सही उत्तर है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बोथ राइट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बोथ राइट हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही बातें यहाँ पे सत्य बताई गई। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया? बताइए कहाँ पर लॉन्च किया गया जो कृषि डेटा एक्सचेंज है। तो ये कब लॉन्च हुआ था, अगर बात करें तो ये 11 अगस्त 2023 को लॉन्च हुआ था। कब लॉन्च हुआ था? 11 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। ईयर भी आ जाए तो भी ध्यान रखिएगा। और ये लॉन्च कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए आपका इसका एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कथन और कारण दे रखा है। कथन है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। कारण क्या है? मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया, ये बात तो एकदम राइट है, ठीक है। फिर कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, ये भी बात एकदम सही है, ठीक है, ये भी बात एकदम सही है। लेकिन ये जो कारण दिया है पहले का, वो कारण नहीं है, दोनों ही स्वतंत्र हैं यहाँ पर, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। लेकिन जो कारण दे रखा है ए का, वो सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ए आर दोनों सही, परंतु जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। तो कथन कारण वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इनमें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अनुच्छेद दे रखा है और उनसे संबंधित विषय दे रखे हैं। बताइए। कह रहा अनुच्छेद 14 जो है वो दे रखा है, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 368। किसमें मिलाना है, मैच करना है आपको, बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। जो अनुच्छेद 14 है वो क्या होता है? समानता का अधिकार होता है, हम सभी को पता है। अनुच्छेद 36 की बात करें तो 36 से 51 हमको मिलता है नीति निदेशक तत्व, ठीक है। तो ये नीति निदेशक तत्व में आ जाएगा। अनुच्छेद 74 की बात करें तो अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद से रिलेटेड है, क्लियर है। और बात करें अनुच्छेद 368 की, तो इसमें क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, ठीक। तो एक को मिलाएंगे 3 से, एक मिलाएंगे 3 से, बी को मिलाएंगे 4 से, सी को मिलाएंगे 2 से और डी को मिलाएंगे 1 से, यानी कि 3 4 2 1। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट हो जाएगा, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन
और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं? तीसरी, पांचवी, सातवीं या फिर नौवीं में किसमें किए गए हैं? जो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पांचवी में दे रखा है ऐसा। ठीक है, पांचवी अनुसूची में ये दे रखा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, बताइए संसदीय व्यवस्था वाली सरकार कौन सी होती है? नीचे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। कह रहा है संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार पर प्रतिनिधित्व होता है। ठीक। फिर कह रहा है सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती, किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती। आपको बताना सही क्या है इसमें। तो कह रहा है संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जो राजनीतिक दल जीत के आता है उसी की सरकार होती है। फिर कह रहा है कि जो सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इससे। कह रहा है सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। ये भी बात एकदम यहाँ पे गलत कह रहा है, क्योंकि निर्वाचित तो लोगों द्वारा होती है लेकिन लोगों द्वारा हटाई नहीं जा सकती, तो ये भी यहाँ पे पॉइंट गलत हो जाएगा। क्लियर है। अगला कह रहा है सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है, किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती, जो कि गलत है, ये हटाई भी जा सकती है। ठीक है, तो अगर बात करें तो सही इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा, कि जो सरकार है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई भी जा सकती है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कथन और कारण का है, भारत का राष्ट्रपति परोक्षता निर्वाचित होता है। कारण दिया है, भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है इसलिए। बताइए कौन सा इसमें सही हो जाएगा आपका? तो भारत का राष्ट्रपति परोक्षता निर्वाचित होता है, बात एकदम सही है। और जो कारण दे रखा है कि भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, ये भी बात एकदम सही है और ये एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांत को किसने अस्वीकार किया है? बताइए। हर्बर्ट साइमन, ड्वाइट वाल्डो, फ्रैंक मेरिनी, एफ डब्ल्यू रिक्स। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये थे हर्बर्ट साइमन। ठीक है, कौन थे? हर्बर्ट साइमन थे, जिन्होंने अस्वीकार किया है प्रशासन के सिद्धांतों को। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबद्ध है। फिर है, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। अगला कह रहा है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 का कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंतः स्थापित किया गया था। बताइए इसमें से सही जवाब क्या है? तो सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा? बताइए। तो अनुच्छेद जो 301 है वो व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, ना कि जो संपत्ति के अधिकार इससे संबंधित है। तो पहला तो आपका गलत हो गया। कह रहा संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, ये बात भी एकदम सही है। 44वें संशोधन जो संविधान संशोधन हुआ था उसके जरिए ये बात बताई गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी तो आपका ये पॉइंट नंबर 2 तो आपका सही है। अगला कह रहा है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 ए कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन में अंतः स्थापित किया गया था। ये बात कितनी सही है? ये बात
कह रहा है कि जो कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया था, तो कांग्रेस सरकार द्वारा ऐसा नहीं किया गया था, ये किया गया था जो जनता पार्टी की सरकार थी, उसके द्वारा ये किया गया था। तो ये भी आपका गलत हो जाता है क्योंकि कांग्रेस सरकार दे रखा है, कांग्रेस सरकार ने नहीं, जनता पार्टी की सरकार ने किया था। तो केवल यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ओनली 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन नीति निर्देशक तत्वों से है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है, बताइए। इजी क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक जो गण होते हैं का तो भाग है, परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। मतलब महाभियोग के जो समय पर वो शामिल नहीं होता है, लेकिन जो निर्वाचक गण होता है उसमें शामिल होता है। बताइए क्या हो जाएगा सही जवाब। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, राज्यों की विधानसभाएं ये महाभियोग के टाइम पे शामिल नहीं होती हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि 32वें व्यास सम्मान के लिए किस हिंदी लेखक को चुना गया है। जो 32वां व्यास सम्मान था वो किस हिंदी लेखक को चुना गया है, बताइए। डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, अखिलेश या फिर नमिता सिंह। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सही जवाब आपका हो जाएगा तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी हैं, इनको व्यास सम्मान के लिए चुना गया था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला कह रहा है कि कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वर्लित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, तो उसे क्या होगा। केवल लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, केवल राज्यसभा में प्रारंभ किया जा सकता है, या फिर केवल संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में प्रारंभ किया जा सकता है। बताइए इसमें से क्या होगा। तो उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908, ये हमने कराया भी है, अगर आपने पिछली क्लासेस ले रखी हैं हमारी तो। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम कह रहा है 1908, सिविल प्रक्रिया संहिता कह रहा है 1908, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कह रहा है 1908। इसमें से बताना आपको कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए। तो जो राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम था वो 1908 का नहीं था, यही असुमेलित है। ये कब का था, ये 1907 का था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवर्तित नहीं रहेगा। बताइए क्या हो जाएगा सही जवाब इसका। 1 माह, 3 माह, 6 माह या फिर 1 वर्ष। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 1 वर्ष, 1 साल के लिए होता है ये। अब यहाँ से 84 से लेकर आपको मिलेंगे रीजनिंग के और कुछ मैथ्स के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप इनका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनको सॉल्व कराने में यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाएगा, क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं इनके आंसर्स बता देता हूँ, आप लोग इसको वीडियो पॉज करके और इसको सॉल्व करके खुद आंसर निकालिएगा। ठीक है, तो जो 84 का है वो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट हो जाएगा, 72। ठीक है, बात करें 85 की। कह रहा है यदि 10 और 50 के मध्य एक अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि उससे अंकों को आपस में बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उस संख्या का वर्ग क्या होगा आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 121। ठीक है, हम इसलिए सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, एक तो यहाँ पर स्पेस कम है, दूसरा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा इसमें, इसलिए क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जिसमें 13 से भाग देने पर शेष 4 बचता है और 17 से भाग देने पर 11 शेष बचता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 589। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। पॉज़ करके आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 87 कह रहा है कि जो लुप्त संख्या है उसको ज्ञात करना है, तो लुप्त संख्या यहाँ पे जो है वो 127 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा? 127 हो जाएगा। लुप्त अक्षर फिर से ज्ञात करना है 88 में, तो 88 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, RJN इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन संयोजन का चयन करना है। ठीक है, 89, तो 89 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर सी, UTVT। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका एक तरीके से करंट का भी हो जाता है और GS का भी वो हो जाता है, स्टैटिक का भी हो जाता है। कह रहा है कि भारत के चंद्रयान 3 मिशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसे LVM-3 M4 प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया। फिर कह रहा है LVM-3 रॉकेट की यह चौथी परिचालन उड़ान थी। अगला कह रहा है कि अमेरिका, रूस, चीन के अतिरिक्त भारत चौथा देश है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। और अगला है कि चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। कौन सा इसमें कथन सही नहीं है, आपको ये बताना है। बताइए सही नहीं कौन सा हो जाएगा? तो चंद्रयान 3 के बारे में हम सब ने पढ़ रखा है बहुत अच्छे से। कह रहा है कि जो दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर जो चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान है। ठीक है, विश्व का पहला अंतरिक्ष यान है, ना कि चौथा। ठीक है, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आकृति काउंट करने हैं आपको, वर्ग काउंट करने हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग पॉज कर दे रहे हैं, आप जो है इसको कर लीजिएगा। तो इसमें टोटल जो नंबर हैं वो कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, काउंट कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे जो सही जवाब है वो हो जाएगा भतीजा। ठीक है, क्या हो जाएगा? भतीजा। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसको आप लोग सॉल्व जरूर करिएगा बाद में। सही जवाब इसका है 93 का ऑप्शन नंबर सी। 94 नंबर पे लुप्त संख्या ज्ञात करनी है और इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है आपका। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 116। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आगे कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जो है शब्दों को सार्थक क्रम दर्शाता है? सार्थक क्रम में इसको करना है 95, तो 95 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 95 का जो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही जाएगा, इसको अरेंज कर लीजिएगा आप लोग। 96 आपका दे रखा है, मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 28 रुपये और 14 रुपये। आप वीडियो को चाहें तो पॉज कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर बाद में अच्छे से सॉल्व कर लें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 97 दे रखा करंट का क्वेश्चन है। कह रहा है 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल नहीं हुए। फिर कह रहा है आमंत्रित सदस्य देशों की संख्या जो है वो 9 थी। बताइए इसमें से कौन सा कूट सही है? तो 18वें G20 शिखर सम्मेलन की अगर बात करें तो इसमें रूस जो है सम्मिलित उस टाइम नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ पर यूक्रेन और रसिया का वार चल रहा था। आमंत्रित जो सदस्य देशों की संख्या इसमें 9 थी, ये भी एकदम बात सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा बोथ राइट, यानी कि 1 और 2 दोनों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सतत विकास रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से आपको बताना है।
तो ये कौन सा स्थान मिला था? 112वां स्थान मिला था आप, ठीक है। कितना स्थान मिला था? 112वां, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक तरफ सुपर कंप्यूटर और उसके संबंधित देश दे रखे, कौन सा युग्म सुमेलित है हमको ये बताना है। तो कौन सा सही सुमेलित है बताइए। जो फ्रंटियर है वो कह रहा है फिनलैंड का है, जबकि फ्रंटियर किसका है? अमेरिका का है, ठीक। तो पहला तो गलत दे रखा है। लूमी दे रखा है, लूमी फिनलैंड का है, जबकि दे रखा है अमेरिका का। क्लियर है। समिट, समिट कहाँ का है? समिट है आपका अमेरिका का, जबकि यहाँ पे दे रखा है जापान। लियोनार्डो कह रहा है इटली का, एकदम सही दे रखा है। लियोनार्डो जो है, लियोनार्डो वो कहाँ का है? वो इटली का है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ क्या होता है बताइए। सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। कह रहा है जिस वर्ष की आय का उपयोग मौद्रिक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है, या फिर जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग मौद्रिक जीडीपी जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है, जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है, जिस वर्ष की आय का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। बताइए सही जवाब इसमें से क्या होगा। तो सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा कि जिस वर्ष कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है वही आधार वर्ष होता है। और आधार वर्ष हमने अभी बताया था कौन सा आधार वर्ष है, 2011-12। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया था, कहाँ पर स्थापित किया गया था? सॉरी, किस ईयर में स्थापित किया गया था भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1974 में। कब? 1974 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भारत के सुपर कंप्यूटर और संबंधित संस्थान। एरावत सीडेक पुणे बोल रहा है, परमगंगा आईआईएससी बेंगलुरु दे रखा है, परम प्रवेगा आईआईएससी बेंगलुरु, और परम अनंत दे रखा है आईआईटी गांधीनगर। कौन सा सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा जो परम गंगा है, यहाँ पे कह रहा है कि आईआईएससी बेंगलुरु से, यही गलत है, ठीक है। क्योंकि परम गंगा कहाँ से है? ये आईआईटी रुड़की से है। कहाँ से? आईआईटी रुड़की है, वहाँ से है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चल योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। चल योजना क्या होती है? चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है। एक योजना जो 3, 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है। फिर कह रहा है यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित होती है, या फिर 10, 15 अथवा 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना है। ये बताइए क्या है। इसको रोलिंग प्लान भी बोल सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक योजना होती है। एक मिनट, इसके कूट दे रखे हैं, कूट दे रखे हैं, इसमें कूट भी बताना है आपको। तो जो चालू वर्ष के लिए एक ऐसी योजना होती है जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है, ठीक है। एक योजना जो 3, 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है, ये भी बात सही है एकदम। कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के अनुसार प्रतिवर्ष इसमें संशोधन होता है, ये भी सही है। 10, 15 अथवा 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना, यानी कि उपर्युक्त चारों इसमें आपको सही मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया जा रहा है। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की जो अवधि है वो 2023-24 की गई है, ठीक है। 2023-24 से 2030-31 तक है। विश्व का पहला मैला ढोने वाला रोबोट बैंडिकूट है।
जिसका अनावरण तमिलनाडु सरकार ने किया है। फिर कह रहा है पूर्वोत्तर भारत का द्रुततम सुपर कंप्यूटर जो है वो परम कामरूप है। बताना आपको कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर गलत दे रखा है। कह रहा है कि जो विश्व का पहला मैला ढोने वाला जो रोबोट बैंडीकूट है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन इसका अनावरण कह रहा है तमिलनाडु सरकार ने किया था, जो कि गलत दे रखा है। इसका जो अनावरण है वो केरल सरकार ने किया था। किसने किया था? केरल सरकार ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? कौन सी विधियां अपनाई जाती हैं? सिर गणना विधि, कैलोरी ग्रहण, पारिवारिक उपभोग व्यय, प्रति व्यक्ति आय। बताइए। तो हमारे यहाँ जो गणना होती है वो कौन सी गणना होती है? बताइए। तो हमारे यहाँ गणना जो होती है वो होती है, सिर गणना विधि भी होती है, ठीक है, कैलोरी ग्रहण भी होता है, पारिवारिक उपभोग व्यय होता है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से भारत में गरीबी की गणना नहीं की जाती है। तो यानी कि हो जाएगा 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है, कौन सा संगठन विदेश व्यापार का संवर्धन करता है? कौन सा संगठन विदेश व्यापार का संगठन संवर्धन करता है? ईसीजीसी, एमएमटीसी, एसटीसी या फिर उपर्युक्त सभी। बताइए क्या हो जाएगा। तो इसमें ईसीजीसी भी करता है, एमएमटीसी भी करता है, एसटीसी भी करता है, यानी कि उपर्युक्त सभी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ऑल ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण प्रदान करता है? यानी कौन जारी करता है रिपोर्ट? विश्व आर्थिक मंच, यूएन मानव अधिकार परिषद, यूएन वुमेन या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ। कौन जारी करता है आपको बताना है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? ये करता है विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया? फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन शीर्षक से रिपोर्ट किसने जारी किया है? आपको ये बताना है। कह रहा है विश्व आर्थिक मंच तथा एक्सचेंजर कंपनी, यूएनडीपी ने, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी और यूएनईपी ने। बताइए किसने जारी किया। तो ये जारी किया है विश्व आर्थिक मंच तथा एक्सचेंजर कंपनी ने। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान स्थित है? कहाँ पर स्थित है राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान? नई दिल्ली, नोएडा, बेंगलुरु, हैदराबाद। कहाँ पर स्थित है बताइए। या ये कहाँ पर मिलेगा? ये आपको मिलेगा नोएडा में। कहाँ पर मिलेगा? नोएडा में मिलेगा आपको ये। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? बताइए किस राज्य में महिला साक्षरता जो है वो न्यूनतम थी? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल या फिर आंध्र प्रदेश में। तो बात करें राजस्थान की, यहाँ जो महिला साक्षरता दर है वो न्यूनतम थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से? सराय नाहर राय से, दमदमा से, मैदहा या फिर लंघनाथ से। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल की बात करें तो वो कहाँ से निकले हैं? वो निकले हैं दमदमा से। कहाँ से निकले हैं? दमदमा से। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन मिलान करना है आप लोगों को।
बताइए। सूची फर्स्ट को सूची से सेकंड से मिलान करके कूट का सही जवाब देना है। बताइए। व्रीहि, मुदग, यव, इच्छु, ये नाम दे रखे हैं आपको। जो अनाजों के नाम यहाँ पर दे रखा है उनको मैच करना है, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर सकते हैं इसको। अब बताइए। तो व्रीहि की बात करें तो व्रीहि किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं चावल को, ठीक है। मुदक की बात करें तो मुदक किसको बोलते हैं? मूंग को बोलते हैं, ठीक है। और यव किसको बोलते हैं? यव बोलते हैं जौ को। इच्छु, इच्छु किसको बोलते हैं? गन्ना को, ठीक है। तो ए का हो जाएगा दूसरा, बी का हो जाएगा तीसरा, सी का हो जाएगा चौथा और डी का हो जाएगा पहला। 2 3 4 1, 2 3 4 1 किस में मिल जाएगा? ये मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी में मिल जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कूट का जवाब देना है। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की थीम प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, ये थीम थी इसकी। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी किसने की थी? स्पेन ने की थी। अब आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो कह रहा है 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई, जो कि एकदम सही है। फिर है इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम रखी गई थी वो प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान था, ये भी एकदम सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगला कह रहा है कि जो इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी वो स्पेन ने की थी, तो स्पेन ने तो नहीं की थी, इसकी जो मेजबानी है वो किस की थी? नीदरलैंड और कोटे दी आइवर ने, ठीक है। किसने किया था? नीदरलैंड ने और कोटे दी आइवर ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1 और 2 यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि जो मेजबानी है वो स्पेन ने नहीं की थी, नीदरलैंड ने की थी और कोटे दी आइवर ने की थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कथन और कारण का है। थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन में जूम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। कह रहा है हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। कारण दे रखा है चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिसमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बात करें हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है, जो कि बात एकदम सही है। और इसका मेन कारण यही बनता है कि उन्होंने दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया था। तो इसलिए यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चांदी का सिक्का इनमें से किसने शुरू किया? अकबर, शेरशाह, अलाउद्दीन खिलजी, बख्तियार खिलजी, किसने चांदी का सिक्का शुरू किया था? तो ये किसने शुरू किया था? ये शुरू किया था शेरशाह ने, ठीक है। किसने शुरू किया था? शेरशाह ने। इसने मिश्रित धातुओं के सिक्कों को बंद कर दिया था और सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। भारत के इतिहास के संदर्भ में जो अब्दुल हमीद लाहौरी वो कौन थे? बताइए। अकबर के शासन में एक महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर थे। शाहजहां के शासन के एक राजकीय इतिहासकार थे। औरंगजेब का एक महत्वपूर्ण सामंत और विश्वास पात्र व्यक्ति था। मोहम्मद शाह के शासन में एक इतिवृत्तकार तथा कवि थे। कौन थे बताइए। ये भी क्वेश्चन हमने कराया है थ्योरी वाले पार्ट में, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो देख लीजिएगा। तो ये अब्दुल हमीद जो लाहौरी थे वो शाहजहां के शासनकाल के जो एक राजकीय इतिहासकार थे और इन्होंने पातशाह नामक रचना भी किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। एक तरफ युद्ध दे रखा है और एक तरफ उससे संबंधित लोग दे रखे हैं। कह रहा है बक्सर का युद्ध जो मीर जाफर जाफर के विरुद्ध क्लाइव ने लड़ा। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी रही। चिलियांवाला का युद्ध जो था वो डलहौजी के विरुद्ध मराठे थे इसमें। खुर्दा का जो युद्ध था वो निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी था। बताइए इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है जो वांडीवास का युद्ध है किसके बीच, कह रहा फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध, जो कि एकदम सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला, मौलाना फजलेह खैराबादी, नवाब लियाकत अली। कौन अंग्रेजों का सबसे ज्यादा दुश्मन था इसमें, ये बताना है। कट्टर दुश्मन कौन था। तो ये थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन थे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है। विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर दयानंद सरस्वती। बताइए। इजी क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के लिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। ठीक है, क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहे कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही इसमें वे शामिल हुए, और यह बंगाल तक ही सीमित रहा। बताइए कौन सा सही नहीं है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 120 का सही जवाब आपको देना है। तो कह रहा है कि कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, जो कि सही बात थी। स्त्रियों को आंदोलन में सक्रिय भागीदारी भी थी। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही इसमें शामिल हुए, ये भी बात एकदम सही कह रहा है। तो गलत क्या है, कह रहा है यह बंगाल तक ही सीमित रहा। यही बात यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये बंगाल तक सीमित नहीं रहा, ये पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कथन और कारण से रिलेटेड है। सही जवाब आपको देना है। कह रहा है जो लॉर्ड लिनलिथिगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। कारण क्या था, कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। आपको बताना है कौन सा सही है इसमें। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो जो लॉर्ड लिनलिथगो थे 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहे थे। ठीक है, एकदम बात सही है। क्यों गंभीर विद्रोह कहे थे, उसका कारण भी था कि कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलनों में उठ खड़े हुए थे। तो यहाँ पर दोनों जो कथन है वो एकदम सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, ए आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की। बताइए किसने गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। सत्यनारायण सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवी मावलंकर या फिर संजीव रेड्डी, कौन था। बताइए। तो ये कौन थे, ये थे जीवी मावलंकर, जो कि वर्ष 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे और ऐसे पहले अध्यक्ष थे जिन्होंने गांधी टोपी पहनकर अध्यक्षता की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। बताइए कहाँ पर है बहू बेगम का मकबरा।
आजमगढ़, लखनऊ, प्रयागराज या फिर फैजाबाद, जो कि अब अयोध्या हो गया है। ठीक है, फैजाबाद ना होकर अब अयोध्या हो गया है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा फैजाबाद यानी कि अयोध्या। फैजाबाद में ही आपका बहू बेगम का मकबरा मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, हाथरस एवं कानपुर का संबंध किससे है, बताइए? रंगमंच से, शास्त्रीय गायन से, लोक नृत्य से या फिर कबड्डी से, बताइए? हाथरस और कानपुर। तो हाथरस और कानपुर में सबसे ज़्यादा जो है वो है रंगमंच। ठीक है, इसमें जो रामलीला और नौटंकी दोनों शामिल है। रंगमंच में रामलीला और नौटंकी दोनों आ जाएगी, तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? रंगमंच से। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क स्थापित है, कहाँ पर स्थापित है बायोटेक पार्क? वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ या फिर कानपुर? तो बायोटेक पार्क आपको कहाँ मिल जाएगा? ये मिल जाएगा आपको लखनऊ में मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ मिलेगा? लखनऊ में। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन साइंस से है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर दे रखा, दबाव का पास्कल है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक क्यूरी दे रखा और उष्मा का मात्रक जूल दे रखा है। बताइए क्या हो जाएगा सही? तो जो रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता यहाँ पे क्यूरी दे रखा है, जो कि यहाँ पे गलत दे रखा है। इसका जो एसआई मानक होता है वो कौन सा है? वो है बैकुरल। क्या होता है? बैकुरल होता है। ठीक है, बैकुरल। तो ये हो जाएगा, तो यही हमारा गलत दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन साइंस का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, पढ़िएगा ध्यान से। कह रहा है, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है, क्योंकि क्यों ऐसा होता है आपको बताना है कि जो लुढ़कती हुई गेंद या तो रुक जाती है या फिर धीमी हो जाती है, बताइए? कह रहा है, बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया, वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती है, गेंदों पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है, या फिर गेंद पर कोई असंतुलित बल कार्यरत नहीं है तथा गेंद विरामावस्था में आने के लिए प्रयासरत है। बताइए क्या हो जाएगा? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा कि जो गेंद की गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है, जिसको फ्रिक्शन या फिर घर्षण बल बोलते हैं। ठीक है, वही इसको रोकने का प्रयास करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, इसी की वजह से गेंद रुक जाती है। अगला क्वेश्चन बताइए, दे रखा है, कथनों पर विचार करना है और सही जवाब देना है। तंतु प्रकाशिकीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है, जो तंतु प्रकाशीय है। फिर कह रहा है, प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र पे ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध में मुक्त है। भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह सन्नद्ध है। बताइए कौन सा सही जवाब है? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जो तंतु है वो प्रकाशीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन से सिद्धांत पे है। ठीक है, और प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपयोग अत्यधिक कम होता है। ये भी सही है आपका। कह रहा प्रकाशीय तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है, ये भी बात एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं, क्यों चलते हैं? सूर्य की रोशनी नहीं पड़ने दी जाती है, पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ा दी जाती है, श्वसन की दर दी जाती है या फिर आर्द्रता बढ़ जाती है। किस वजह से अधिक समय तक सुरक्षित रहते हैं, आपको ये बताना है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? इनके जो श्वसन की दर घटा दी जाती है। श्वसन की दर का मतलब ये जो डीके वाला मतलब खराब होने की दर है, उसको बहुत ज़्यादा हद तक घटा दिया जाता है, इसीलिए ये जो है
जल्दी खराब नहीं होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन मैच करना है, आप बताना है कि कौन सा मैच नहीं है, सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। मेसान की खोज कह रहा है हिडेकी युकावा ने किया। पॉजिट्रॉन की खोज कह रहा है सीडी एंडरसन एवं यूएफ हेस ने किया। सूर्य तथा तारों में जो ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत है वो एच ए बेथे ने दिया। और परा यूरेनियम तत्वों का जो संश्लेषण है वो एनरिको फर्मी ने किया। कौन सा सही नहीं है, आपको ये बताना है। बताइए कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण है वो एनरिको फर्मी ने नहीं दिया था। ठीक है, किसने नहीं दिया था, एनरिको फर्मी ने नहीं दिया था। ये किसने दिया था, जीटी सीबोर्ग ने दिया था। किसने दिया था, जीटी सीबोर्ग ने। जीटी सीबोर्ग, इन्होंने इसका सिद्धांत दिया था। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्लोफिश एक प्रकार का है। ब्लोफिश क्या है बताइए। सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम है, हैशिंग एल्गोरिथम है, डिजिटल हस्ताक्षर एल्गोरिथम या फिर असममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम है, बताइए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, जो ब्लोफिश है वो एक सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम है। ठीक है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या है। न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग होती है। न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का कुल द्रव्यमान होता है। हमेशा परमाणु भार से अधिक होती है, हमेशा अपनी परमाणु संख्या से कम होती है। बताइए क्या हो जाएगा सही जवाब। तो जो द्रव्यमान संख्या होती है वो क्या होती है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं उन्हीं की संख्या का योग कहलाती है। ठीक है, उन्हीं की संख्या का योग कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि इसकी प्रकृति द्विध्रुवीय है, या ऊष्मा का सुचालक है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान उच्च होता है, या फिर यह हाइड्रोजन का एक ऑक्साइड है इस वजह से। बताइए क्या हो जाएगा। सही जवाब हो जाता है, इसका जो प्रकृति है वो द्विध्रुवीय है, इसी वजह से इसमें जो अन्य द्रव हैं की अपेक्षा अधिक पदार्थ को घोल सकते हैं। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है। ग्लाइसेरॉल, ग्लाइसेरॉल ट्राई एसीटेट, ग्लाइसेरॉल ट्राई नाइट्रेट या फिर ग्लाइसेरॉल ट्राई आयोडेट। कौन सा इसमें प्रयुक्त होता है डायनामाइट के निर्माण में, बताइए। सही जवाब क्या होगा, बताइए। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, ग्लाइसरॉल ट्राई नाइट्रेट। ठीक है, क्या हो जाएगा, ग्लाइसरॉल ट्राई नाइट्रेट, ऑप्शन